हेलो व्यूअर्स, वेलकम माय लेक्चर। देखिए, मैंने अभी एक सी लैंग्वेज की एक सीरीज शुरू करी है जो कि अभी तक हमने सब प्रैक्टिकली डिस्कस किया है। आज हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि उसमें थोड़ा थॉर्टिकल डिस्कस करेंगे। देखो, प्रैक्टिकली नहीं सब कुछ होता है, थोड़ा सा हमें टेक्निकली भी पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में कोड कैसे काम करता है। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे थॉर्टिकल। तो मैंने एक इसके अंदर एक पीपीटी बनाया, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शंस टू सी। तो सबसे पहले जानेंगे सी क्या होता है। सी से सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे होता है। हर एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का एक प्रोसेस होता है। देखिए, इसने बोला है कि सबसे पहले सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर एक्चुअल में होता क्या है, सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन होता है बहुत सारे प्रोग्राम का। And a program is a collections of instructions given to the computer. प्रोग्राम सॉफ्टवेयर क्या होता है, बहुत सारे प्रोग्राम का एक कलेक्शंस होता है। तबकि प्रोग्राम क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शंस का एक कलेक्शंस होता है जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन का मतलब जैसे आप कोई टाइप कर रहे हो या आप जैसे सी के अंदर आप प्रोग्राम करना बना रहे हैं, उसको कंट्रोल के साथ आप रन कर रहे हो, किसी फाइल को आप सेव कर रहे हो, फाइल को ओपन कर रहे हो, तो ये जो हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं इसको हम इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। ओके, तो सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड ए प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट इसके बाद कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इज ए स्टेप वाइज प्रोसेस, यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर को, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इज ए स्टेप वाइज प्रोसेस। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हर एक स्टेप वाइज एक प्रोसेस होता है। ओके, नंबर एक प्रोसेस देखिए, बिफोर डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर नंबर ऑफ प्रोसेस आर डन, यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले हम इसके अंदर कुछ नंबर जानेंगे कि कितने नंबर्स होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड ऑफ द यूजर रिक्वायरमेंट, कि हम जो भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं कि उसकी अंडरस्टैंडिंग जो आपको समझ आएगी उसके अंदर किस किन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जिस तरह से आप कोई भी ई कॉमर्स का आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ई कॉमर्स जैसे आपने फ्लिपकार्ट देखा है, तो फ्लिपकार्ट के अंदर किसकी जरूरत होती है, परचेसिंग की होती है, सेलिंग की होती है, पेमेंट की होती है, तो उसके अंदर किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है तो उसकी पूरी एक अंडरस्टैंडिंग की जाती है कि उसके अंदर किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, फिर इसके बाद प्रॉब्लम एनालाइज अराइज ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी कि उसके अंदर प्रॉब्लम को अराइज करना है जब आप उसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है, जो उसके अंदर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर किन किन चीज़ों को एनालाइज करना है, अराइज करना है, उस प्रॉब्लम को हमें दूर करना है। उसको दूर करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस का मतलब जिस तरह से पेमेंट किस तरह से होना है, जब हम किसी मान लो फ्लिपकार्ट से कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो हम पेमेंट कर देते हैं, जिस तरह कई बार पेमेंट फेल हो जाता है, तो वो इस तरीके के कुछ प्रॉब्लम्स होती है किसी रीज़न के कारण, तो उसको भी इसके अंदर इसी तरह से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है सॉफ्टवेयर के अंदर जो हम उसके अंदर उसको एनालाइज करेंगे। ओके, लेकिन उसको सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट को फेस, जो प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, तभी हम उसी चीज़ को एनालाइज करेंगे, कर पाएंगे। देखा होगा ना, आपके सामने कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर हम उसके बारे में सोचते हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या प्रॉब्लम आई, फिर हम उसके अंदर धीरे धीरे उसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं, जिसको एक तरह से बोलते हैं एनालाइज। ओके, नेक्स्ट इसके बाद कह रहा है प्रॉब्लम एनालिसिस इज डन। जैसे आपकी प्रॉब्लम एनालिसिस हो जाती है तो उसके अंदर ऑब्टेनिंग द यूजर रिक्वायरमेंट एंड द डिटरमाइन द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। जैसे आप उसकी प्रॉब्लम को आपने एनालाइज कर लिया, आपको पता लग गया कि हाँ इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो आपने उसको एनालाइज कर लिया है, तो अभी उसके अंदर यूजर रिक्वायरमेंट यानी जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर क्या इनपुट होना है, क्या आउटपुट होना है उस प्रोग्राम के अंदर जो आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आप देखिए, कोई भी हम सॉफ्टवेयर जब डेवलप करते हैं तो डेवलप करने से पहले तो ये सारी चीज़ें हमें जाननी पड़ती है। ओके, अब ये सब चीज़ करने के बाद में किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है हमारे पास एल्गोरिथम। मैंने आपको एल्गोरिथम बताया भी था जब मैंने फर्स्ट लेक्चर तैयार किया था। एल्गोरिथम एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। आइए इसको फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम एन एल्गोरिथम इज इम्प्लीमेंटेड। किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर हम एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंटेड करेंगे। तो किसी भी प्रॉब्लम को भी एनालाइज करेंगे तो उसके अंदर एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके, फिर एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम इज ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप दैट गिवन मेथड ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम।
यानी कि एल्गोरिथम एक ऐसी सीक्वेंस होती है जो हम किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फिर दिस एल्गोरिथम क्रिएट द लॉजिक ऑफ प्रोग्राम। ये हमारे जो प्रोग्राम बनाते हैं उसका एक प्रोग्राम का एक लॉजिक क्रिएट करता है। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है तो कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले उस प्रोग्राम का लॉजिक होता है, उस प्रोग्राम का लॉजिक उसको एनालाइज करना होता है। उस प्रोग्राम का एनालाइज लॉजिक लिखने के लिए वो एल्गोरिथम का ही यूज करता है। ओके, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एल्गोरिथम प्रोग्राम कोड इज रिटर्न। जैसे आपका एल्गोरिथम होता है तो उसके बाद में उस एल्गोरिथम को लिखने के बाद में फिर उसका हम उसके अंदर प्रोग्राम का कोड लिखते हैं। यदि आपका एल्गोरिथम अच्छे से लिख लिया आपने तो आप उसको कोड अच्छे से लिख सकते हो, कोड को एनालाइज कर सकते हो, कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसके बाद द स्टेप्स बिफोर राइटिंग द प्रोग्राम कोड आर, यानी कि कोड को लिखने से पहले ये सारे स्टेप किए जाते हैं। ठीक है, कोड लिखने से पहले। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। अब इसके बाद प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग या प्रोसेसिंग ऑफ डेवलपिंग का मतलब क्या है इसके अंदर, यानी कि प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट। किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने का एक प्रोसेस होता है। पहला क्या प्रोसेस है देखिएगा, सबसे पहले यूज़र की एक रिक्वायरमेंट्स होती है। उसका यूज़र रिक्वायरमेंट क्या है, जो सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है उसकी क्या किस रिक्वायरमेंट पे बनाना चाहता है। ई कॉमर्स पे बनाना चाहता है, स्कूल मैनेजमेंट पे बनाना चाहता है, मेडिकल सिस्टम मैनेजमेंट पे बनाना चाहता है, लाइब्रेरी पे बनाना चाहता है, ओके, होटल मैनेजमेंट पे बनाना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना होता है, जो अभी आपको मैंने अभी डिस्कस किया था। मान लो स्कूल मैनेजमेंट के अंदर है तो उसके अंदर वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें एनालाइज किया जाएगा। स्कूल के अंदर जैसे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, एक एडमिन ब्लॉक होता है, टीचर स्टाफ्स होता है, स्टूडेंट्स होता है, एम्प्लॉयज़ होता है, फीस डिटेल्स होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके अंदर हमें प्रॉब्लम को एनालाइज करना होता है। उसके बाद हमें उसके अंदर उस प्रॉब्लम एनालाइज होने के बाद में उस प्रोग्राम के अंदर हमें क्या इनपुट करना है और क्या आउटपुट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डिजाइनिंग एल्गोरिथम। जब आप इनपुट आउटपुट कर लोगे तो उसका हम पूरा एक डिजाइनिंग एल्गोरिथम करेंगे। डिजाइन एल्गोरिथम का मतलब उसका वहाँ पर हम एक लॉजिक क्रिएट करेंगे, हाउ टू दिस वर्क, वो काम किस तरह से करे, वो आप बिना एल्गोरिथम के नहीं कर सकते। उसको हम बोलेंगे डिजाइनिंग एल्गोरिथम, उसका एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे। उसके बाद जब डिजाइनिंग एल्गोरिथम लॉजिक लिख लोगे उसके बाद में आपको क्या लिखना है, उसका प्रोग्रामिंग कोडिंग करना है। प्रोग्रामिंग कोड करने के बाद आप उसको सिस्टम पे आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारा ये पूरा एक प्रोसेस होता है प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट का। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारा क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, देखिए आइए डिस्कस करते हैं। Before learning any language, so it is important to know about the various type of language and their the features। किसी भी प्रोग्रामिंग को लर्निंग करने से, कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितने टाइप्स की होती हैं और उसके फीचर्स क्या होते हैं। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। ये कह रहा है कि इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो व्हाट आर द बेसिक्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्रामर्स एंड व्हाट डिफिकल्टीज they face with the existing language in the programming languages can be classified into two types। ये कह रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग। हम जानते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर्स के लिए। बहुत सारी इसके अंदर ऐसी बहुत सारी कमियां थी जो उसको फेस किया था जो प्रोग्राम लैंग्वेजेस चली थी। ओके, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टाइप, जिससे कि उसको टू टाइम में उसको डिवाइड करना पड़ा। बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी हमारी लैंग्वेजेस के अंदर। ओके, नेक्स्ट आपकी जो लैंग्वेजेस होती है क्लासिफाई इन टू टाइप बोला, एक होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज और दूसरे नंबर पे होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि लो लेवल लैंग्वेजेस क्या है और हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है, इनके अंदर क्या डिफिकल्टीज थी। इन्हें डिफिकल्टीज को देखते हुए आगे मॉडर्न टाइप की लैंग्वेजेस क्यों आ रही वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। लो लेवल लैंग्वेजेस होती क्या है देखिए, द लैंग्वेज इन दिस कैटेगरी आर मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। यानी कि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर दो तरह की लैंग्वेज आती है, एक होती है आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज और एक होती है आपकी असेंबली लैंग्वेज। यानी कि लो लेवल को दो कैटेगरी में बांटा गया है, मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं मशीन लैंग्वेजेस क्या होती है कंप्यूटर के अंदर। इसने बोला है कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली डिजिटल सिग्नल विच आर इन बाइनरी डिजिट 0 and 1। आपको ये तो पता है कि कंप्यूटर की एक भाषा होती है जो उसको समझता है और वो भाषा कौन सी होती है, बाइनरी भाषा। उस बाइनरी भाषा को हम क्या बोलते हैं, जीरो। कंप्यूटर हमेशा
कोई भी आप कोड चला रहे हो, कोई भी आप फाइल चला रहे हो, कोई भी आप वीडियो चला रहे हो, आप पीपीटी चला रहे हो, कुछ भी एग्जीक्यूट कर रहे हो, इंटरनली वो जो किसी भी इंस्ट्रक्शंस को जो एग्जीक्यूट करता है वो हमेशा 0 1 की भाषा में करता है, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली डिजिटल सिग्नल। कंप्यूटर को केवल एक ही भाषा समझ में आती, कौन सी आती? 0 और 1। ओके, जिनको मशीन कोड भी बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल भी बोलते हैं, मशीन कोड भी बोलते हैं और मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। कंप्यूटर की भाषा एक ही भाषा होती है जिसे बोलते हैं 0 एंड 1। उसके बाद क्या है? सो द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर कैन बी ओनली बाइनरी कोड। जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो हमेशा उसको किस में समझता है? बाइनरी कोड के अंदर ही वो उसको समझने का काम करता है। ओके, क्योंकि कंप्यूटर आपने ये तो सुना होगा, कंप्यूटर एक आपने अपनी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि डिजिटल मशीन। उसके बाद कह रहा है कि द मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर इन बाइनरी 0 और 1। जो मशीन के अंदर जो आपके कोड होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो 0 1 में ही होता है और 0 1 यानी कि जो कि बाइनरी होता है और बाइनरी में केवल 2 ही डिजिट होती हैं आपकी, 0 और 1। ओके, ये मैं आपको जो मैंने सी लैंग्वेज की जो सबसे पहला फर्स्ट लेक्चर तैयार किया था, मैंने उसमें बताया भी था आपको 0 1 वो क्यों समझता है। आप उसको एक बार लेक्चर को आप देख लीजिएगा तो उसमें आपको पता लग जाएगा। उसके बाद बोला है कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर जो समझ सकता है केवल मशीन लेवल लैंग्वेज को ही समझ सकता है। उसके बाद कह रहा है रिटन ए प्रोग्राम इन मशीन लेवल लैंग्वेज। अगर मान लो आप कोई भी एक प्रोग्रामर होता है, वो कोई भी प्रोग्राम लिखता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम होगी? इज ए डिफिकल्ट टास्क बिकॉज इट इज नॉट ईजी फॉर प्रोग्रामर टू राइट द इंस्ट्रक्शंस इन बाइनरी कोड। कोई भी अगर प्रोग्रामर मशीन लेवल लैंग्वेज में कोड लिखता है तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। किसके लिए? इंस्ट्रक्शन को लिखना। इट इज़ नॉट ईजी फॉर प्रोग्रामर्स, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। अब बताइए, मैं आपको 0 1 1 0 0 बोल दूँ तो क्या आपको कुछ समझ आएगा? देखिए, अगर मान लो सपोज करो मैंने क्या करा, वहाँ पे एक लिखा 1 0 1 1 1 0 1, क्या आपको ये समझना ईजी है? इट इज नहीं, ये आप ये नहीं समझ सकते। अगर मान लो मैं वहाँ पे टाइप कर देता हूँ, क्या एक लेटर टाइप कर देता हूँ टैग। अगर मैंने टैग टाइप किया है, क्या ये आपको समझ आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया, टैग समझ में आ गया। क्या आप ये समझ पा रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए प्रोग्रामर के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है इसके अंदर। ओके, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ई MLL का मतलब होता है ए मशीन लेवल लैंग्वेज। इरेजर कहाँ है? इरेजर देख लेता हूँ। देखिए, ए मशीन लेवल लैंग्वेज, ए MLL का मतलब होता है मशीन लेवल लैंग्वेज। ए मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इज एरर prone एंड इज द मेंटेनेंस इज वेरी डिफिकल्ट। मशीन लेवल लैंग्वेज में जब आप कोई कोड लिख देते हैं, अगर उसके अंदर कोई एरर आ जाती है तो उसको ठीक करना, उसको मेंटेनेंस करना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। फर्दरमोर मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम आर नॉट पोर्टेबल। कहने का मतलब होता है कि जो कंप्यूटर पे जो एक मशीन कोड बनता है वो हर एक सिस्टम के लिए एक यूनिक होता है, जो कि दूसरे मशीन में नहीं चल सकता, इसलिए उसको बोलते हैं नॉट पोर्टेबल। ओके, उसके बाद एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ऑन द मशीन इंस्ट्रक्शन। हर कंप्यूटर का अपना एक मशीन इंस्ट्रक्शंस होता है। सो प्रोग्राम रिटन फॉर वन कंप्यूटर आर नॉट वैलिड फॉर अदर कंप्यूटर। जो कि हर कंप्यूटर जो कि उसका अपना एक मशीन कोड होता है जो कि दूसरे कंप्यूटर के लिए वो वैलिड नहीं होता है, दूसरे कंप्यूटर में इजीली नहीं चलता है। तो ये डिफिकल्टीज थी मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर, इन प्रॉब्लम को हम फेसेस कर रहे थे। ओके, उसके बाद असेंबली लैंग्वेज है। मशीन लेवल लैंग्वेज को देखते हुए ये जब सब प्रॉब्लम चल रही थी कि प्रोग्रामर के लिए इजी नहीं था, तो मशीन लेवल लैंग्वेज को देखते हुए फिर एक नई लैंग्वेज को डेवलप किया गया जिसे बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज एक किसका वर्जन? एक मशीन लेवल लैंग्वेज का ही न्यू वर्जन है। तो इसमें क्या हो, द डिफिकल्टी फेस इन मशीन लेवल लैंग्वेज आर रिड्यूस टू सम एक्सटेंट बाय यूजिंग ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मशीन लेवल लैंग्वेज कॉल्ड इज असेंबली लैंग्वेज। एएल का मतलब असेंबली लैंग्वेज। अभी मैंने आपको ये बताया कि मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर जो हम प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, उस फेस को देखते हुए इसी का एक्सटेंड वर्जन निकाला गया असेंबली लैंग्वेज। यानी कि असेंबली लैंग्वेज एक एक्सटेंड वर्जन है किस लैंग्वेज का? मशीन लेवल लैंग्वेज का। उसके बाद इन असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन आर गिवन इन इंग्लिश लाइक वर्ड्स।
आप मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर केवल 0110 के अंदर ही इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, लेकिन असेंबली लैंग्वेज के अंदर आप इंग्लिश के अंदर आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ये आपको दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये रहा इसके अंदर, यानी कि आप ये आप इसके अंदर दिए जैसे सच एज MOW ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से आप इसके अंदर मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड दे सकते हैं। ये रहा इंग्लिश के अंदर कोड लिख सकते हैं ऐड सब्ट्रैक्शन, लेकिन मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर केवल आप मशीन भाषा में ही दे सकते हैं। सो इट इजी टू राइट एंड अंडरस्टैंड असेंबली प्रोग्राम। तो उससे क्या हुआ, मशीन लेवल लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखना ईजी हो गया, उसको राइट करना और अंडरस्टैंड करना काफ़ी ईजी हो गया। उसके बाद सिंस ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लेवल, फिर भी कंप्यूटर आपको मशीन लेवल लैंग्वेज ही समझ सकता है, हेंस असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम मस्ट बी ट्रांसलेट इनटू मशीन लेवल। देखिए, जैसे मान लो सपोज करो आपने असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा है, जैसे ही ट्रांसलेटर इस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, जैसे ही आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा, रन होगा, फिर भी ये इंटरनली मशीन कोड में ही समझेगा। आपने असेंबली लैंग्वेज के अंदर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए इजी हो गया। जैसे ही हमारा कंपाइलर इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, फिर भी हमारा कंप्यूटर इसी असेंबली लैंग्वेज को, जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, वो इसको किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन लेवल लैंग्वेज। वो CPU की, वो कंप्यूटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मशीन कोड में कैसे करेगा, वो आपकी सिर की दर्द नहीं है। वो असेंबली लैंग्वेज में है जो आपको लिखना है इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन इंटरनली फिर भी ये किस में काम करेगा, आपका मशीन लेवल लैंग्वेज में काम करेगा। उसके बाद द ट्रांसलेटर दैट इज यूज टू ट्रांसलेटिंग इज कॉल्ड असेंबलर। तो उसके अंदर असेंबलर एक ट्रांसलेटर होता है जो कि असेंबली भाषा को किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज में। क्योंकि कंप्यूटर को तो इंग्लिश समझ में नहीं आती है, कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ में आती है, 01 आती है, और 01 में बदलने के लिए असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम, असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर जो कि असेंबली लैंग्वेज का लिखा हुआ प्रोग्राम मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो ये चीज पॉइंट करना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑल्थो राइटिंग ए प्रोग्राम इज ए असेंबली लैंग्वेज इज ए बिट easier but still the programmer has to know all the low level, LL का मतलब होता है लो लेवल, एंड डिटेल्स विद द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। यानी कि आपने कंप्यूटर के अंदर आपने असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखा, छोटा प्रोग्राम लिखा, बट प्रोग्रामर के लिए वो जानता है कि जितना भी सभी लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा है वो सब हार्डवेयर के कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट होता है। एक चीज और, लो लेवल लैंग्वेज का अधिकतर जो कोड में लिखा जाता है, यानी कि जो मशीन लेवल लैंग्वेज, वो हमेशा एक हार्डवेयर के लिए लिखा जाता है। हार्डवेयर जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जितनी भी हम आपकी मशीनरी होती है, मशीनरी का जितना भी कोड होता है वो सबसे इजी होता है आपका लो लेवल लैंग्वेज के लिए। उसके बाद इन असेंबली लैंग्वेज डेटा स्टोर इन कंप्यूटर रजिस्टर, यानी कि जितना भी आप असेंबली लैंग्वेज के अंदर आप प्रोग्राम लिखते हो उसका डेटा स्टोर होता है कंप्यूटर के रजिस्टर में। कंप्यूटर का रजिस्टर क्या होता है, जो हमारा CPU होता है ना, CPU के अंदर भी बहुत छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं, उन छोटी छोटी मेमोरीज को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। एंड ईच कंप्यूटर हैज डिफरेंट सेट ऑफ रजिस्टर, ये CPU के अंदर पाए जाते हैं। जो हमारे कंप्यूटर का जो CPU होता है, उन CPU के अंदर एक छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं, बहुत सारी मेमोरीज होती हैं। इन मेमोरीज को ही हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रजिस्टर। जो कि आपने असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखा, उनका सारा डेटा स्टोर जो होता है वो इन कंप्यूटर रजिस्टर में होता है। ओके, और ये अलग अलग टाइप के हमारे रजिस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट, hence the assembly language program is also not portable। ये भी अपने आप में एक पोर्टेबल नहीं है। जिस तरह मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम पोर्टेबल नहीं है, इसी तरह असेंबली लैंग्वेज का भी प्रोग्राम आपका पोर्टेबल नहीं है। तो ये याद रखना आपको। इसको इरेज कर देता हूँ सभी। ओके, नेक्स्ट दूसरा बोल रहा है सिंस द लो लेवल लैंग्वेज आर रिलेटेड द हार्डवेयर, यानी कि जितना भी आपका लो लेवल लैंग्वेजेस होता है वो हार्डवेयर से ज़्यादा रिलेटेड होता है। हेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ ए लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम फास्टर, यानी कि जितना भी आपका लो लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है काफ़ी फास्ट होता है, कि वो डायरेक्ट मशीन कोड में अंडरस्टैंडिंग होता है। मशीन कोड को समझाने की जरूरत नहीं है, तब की असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम स्लो होता है। देखिए मैं यहाँ समझाता हूँ आपको।
आपने क्या किया, मशीन कोड लिखा, मशीन कोड को सीपीयू कौन सी भाषा समझता है, केवल मशीनी भाषा समझ, तो वो तो डायरेक्टली समझ लेगा ना इसे, ओके। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में क्या होगा, असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा, असेंबली लैंग्वेज में जब प्रोग्राम लिखा तो यहाँ पे क्या होगा, एक असेंबलर होगा, क्या होगा, असेंबलर होगा। असेंबलर क्या करेगा, यहाँ पे इस कोड को, जो ये कोड है असेंबलर, इसको मशीन कोड में चेंज करेगा, मशीन कोड होने के बाद में तब ये सीपीयू के पास जाएगा, तब सीपीयू समझ पाएगा। यहाँ पे एक स्टेप बढ़ गया, हाँ, तो यहाँ पे तो स्पीड देखो फास्ट है, यहाँ स्पीड आपका इसका स्लो हो गया। जितनी भी मॉडर्न टाइप की जो लैंग्वेज स्लो है ना, वो इसी कारण स्लो है, ठीक। तो असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम थोड़ा स्लो होता है, तबकि मशीन लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम बहुत फास्ट चलता है, क्योंकि वो डायरेक्टली मशीन अंडरस्टैंडेबल होता है, ओके। अब देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज होती क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज कैसे काम करती है, ओके। हाई लेवल लैंग्वेज है क्या, देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज आर डिजाइन कीपिंग इन माइंड द फीचर्स ऑफ पोर्टेबिलिटी। इसको पोर्टेबिलिटी, इसके अंदर सबसे मेन चीज़ है पोर्टेबिलिटी। इसका कोड ईजिली हर एक सिस्टम में आसानी से चल जाता है। एंड दीज लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट, तबकि मशीन लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम मशीन डिपेंडेंट होता है, उसी मशीन में एग्जीक्यूट हो पाएगा। तबकि जितना भी हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड होता है वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है, यानी क्या, इसका कोड आसानी से पोर्टेबल होता है, आप इसे एक कंप्यूटर पे बना के दूसरे कंप्यूटर पे इजीली आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। दूसरा, दीज आर लाइक these are English like language, so it is easy to write and understand the program of high level language. हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम बहुत इजी होता है, क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। इसके अंदर जितने भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो सब इंग्लिश के अंदर ही लिखे जाते हैं, ओके। नेक्स्ट, वाइल प्रोग्रामिंग इन हाई लेवल लैंग्वेज, जब तक आपकी प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज, तो द प्रोग्रामर इज नॉट द कंसर्स विद द लो लेवल डिटेल्स एंड शो द होल अटेंशन एंड कैन बी पेड टू द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम द बीइंग सॉल्व। यानी कि जब आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है तो प्रोग्रामर के लिए कंसर्न नहीं होता है लो लेवल लैंग्वेज डिटेल्स। कहने का मतलब कि उसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखने के बाद में तो प्रोग्रामर को इतना ध्यान नहीं होना होता, इतना डिटेल्स नहीं जानना होता लो लेवल लैंग्वेज में डिटेल्स किस तरह से काम कर रही है, कैन बी पेड। आप केवल अपना प्रोग्राम का लॉजिक लिखो तो आपका प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा इसके अंदर, ओके। वो अभी देखा होगा ना, मैंने अभी सी के अंदर प्रोग्राम बनाया था, तो सी के अंदर जितने भी वर्ड्स टाइप कर रहे थे वो सब किस में टाइप कर रहे थे, वो सब हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर टाइप कर रहे थे। For translating for HLL program into machine language compiler or interpreter in use, ये कह रहा है कि जो आपका ट्रांसलेटिंग का प्रोग्राम होता है, ट्रांसलेटिंग यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर किस तरह के वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड्स लिखे जाते हैं, इंग्लिश कंप्यूटर को समझ में नहीं आती है, तो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम जो कन्वर्ट होता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो वो कौन करता है, वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज होता है। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ऑन द कंपाइलर और इंटरप्रेटर। हर जितनी भी दुनिया के अंदर लैंग्वेजेस हैं, कम से कम 1000 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हो चुकी हैं इस दुनिया के अंदर, हर लैंग्वेज के पास अपना एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर होता है। देखिएगा, ब्राउजर होता है हमारा, ब्राउजर के पास भी अपना एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है। उसका वहाँ कैसे काम करता है, जो भी आप HTML का कोड लिखते हो वो कंपाइल ब्राउजर के अंदर होता है, ओके। तो इस तरह से जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेजेस के पास अपना एक कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है, जिससे कि वो कोड कंप्यूटर को इजीली समझ में आ जाए। सम लैंग्वेजेस इन दिस कैटेगरी आर फोर्टान, कुछ लैंग्वेजेस जो है जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आती है, फोर्टान, कोबॉल, बेसिक, पास्कल, etc। मैं इनको फर्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस कर चुका हूँ, जो अभी मैंने सी लैंग्वेज की जो सीरीज बनाई है, तो आप उसको फर्स्ट लेक्चर देखिएगा तो उसमें पता लग जाएगा आपको फोर्टान लैंग्वेज का यूज़ क्या है, कोबॉल का क्या है, बेसिक का क्या है, पास्कल का क्या है, ओके। तो आज हम इतना ही रखते हैं, ओके। तो आज हमने डिस्कस किया कि लैंग्वेजेस क्या होती है, ओके, और आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपको किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हाँ, यदि आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑन कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रही। ओके बस, थैंक यू सो मच, बाय।